हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यानी कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, क्या वो मेजर इवेंट्स रहे थे हमारे संविधान बनाने में जो हेल्प किए थे। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखने की कोशिश की थी। तो आज हम देखेंगे कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, कुछ कमिटीज़ को अपॉइंट किया था विद डिफरेंट टास्क, और उनको डिफरेंट टास्क दिए गए थे ताकि हम अपना संविधान बना सकें। तो ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ताकि हम अपना संविधान खुद बना सकें। तो जो कमिटीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाई गई थी वो टोटल नंबर ऑफ़ कमिटीज़ 22 थी। 22 कमेटी बनाई गई थी हमारे संविधान बनाने के लिए। देन इस 22 कमिटीज़ में क्या था, कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। तो मेजर कमिटीज़ थी हमारी 8 मेजर कमिटीज़ थी। तो ये जो 8 मेजर कमिटीज़ थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थी, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था हमारे संविधान बनाने में। और जो ये माइनर कमिटीज़ थी ये सपोर्टिंग कमिटीज़ थी। तो इन 22 कमिटीज़ में क्या था, 10 कमिटीज़ ऐसी बनाई गई थी जो प्रोसीड्यूरल अफेयर्स को देखेंगी, उनको मैनेज करेंगी, और 12 कमिटीज़ जो थी वो सब्सटेंटिव अफेयर्स को देखेंगी। तो प्रोसीड्यूरल अफेयर्स में क्या था, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी ये 10 कमिटीज़। इसमें प्रोसीजर क्या रखना चाहिए हमारे संविधान बनाने में, हमारी सरकार बनाने में, इनका काम वो देखना था, उनको ये डिसाइड करना था। तो प्रोसीजर अफेयर्स जितने भी रहेंगे हमारे, तो इनको 10 कमिटीज़ को ये डिसाइड करना था। देन हमारी जो 12 कमिटीज़ थी सब्सटेंटिव अफेयर्स का। तो अब हम देखते हैं जो हमारी कमिटीज़ थी इनमें जो बहुत ही मेजर जो कमिटीज़ थी, इम्पॉर्टेंट कमिटी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, इसका काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, यानी कि हमारा संविधान को बनाना। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था, काम था। तो अब हम एक एक करके सारी कमिटीज़ के बारे में देखेंगे, उनके चेयरमैन कौन रहे थे ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर कमिटीज़ से। तो यहाँ पे क्या है, मेजर कमिटीज़ हमारी टोटल 8 हुआ करती थी। तो इनका काम था हमारी सरकार कैसे बनेगी, यानी कि हम जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा स्वतंत्रता जब हमको मिल जाएगी तो हम अपना देश कैसे चलाएंगे। तो ये इन मेजर कमिटीज़ का काम था, ये इनकी जिम्मेदारी थी, हम अपने देश को आगे कैसे ले जाना चाहेंगे। तो ये इनके डिसीज़न पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे मेजर कमिटीज़ में देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थी यूनियन पावर कमेटी, और जिनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी हुआ करती थी। देन एक स्टेट कमेटी जो हुआ करती थी ये भी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में हुआ करती थी। तो टोटल जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके अंडर में 3 कमेटी थी, एक थी यूनियन पावर, एक थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक स्टेट कमेटी। तो ये स्टेट कमेटी थी, ये कमेटी थी निगोशिएशन विद स्टेट्स के साथ निगोशिएशन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। देन उसके बाद है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और इनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। देन हमारी सबसे जो इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बनाना, और ये क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और ट्राइबल्स के लिए जो कमेटी बनाई गई थी एडवाइजरी कमेटी, और उनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। तो यहाँ पे क्या है, चेयरमैन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इनके, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन ये जो कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इसके अंडर में 5 सब कमेटीज़ हुआ करती थी, यानी कि 5 सब कमेटीज़ थी इस कमेटी के अंदर। तो इन सब कमेटीज़ में क्या है, एक कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए, और इनके चेयरमैन थे JB कृपलानी।
तो ये जो कमेटी थी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, तो ये हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए। देन उसके बाद थी माइनॉरिटीज़ के लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी और इनके चेयरमैन थे HC मुखर्जी। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो इनके जो चेयरमैन थे वो थे गोपीनाथ बरदोली। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ये असम से रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से रिलेटेड जो एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ थे उनके बारे में लॉज बनाएंगी, उनके बारे में क्या है क्लॉज बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनके जो चेयरमैन थे वो थे गोपीनाथ बरदोली। देन उसके बाद आती है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया एक्सेप्ट असम। असम को छोड़ के जितने भी एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं उनके बारे में जो लॉज बनाएगी वो बनाएंगे AV ठक्कर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ AV ठक्कर। तो ये सब कमेटी जो थी वो एक्सेप्ट असम, बाकी जितने भी एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ हैं, उनके बारे में लॉज बनाएंगे, उनके बारे में क्लॉज बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेटी थी और ये पांचों कमेटी सब कमेटी थी अंडर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल। देन उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेटी आती है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और इनके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर क्या रखना चाहिए हमको हमारी सरकार बनाने में, हमारे देश को चलाने में जो रूल्स थे, प्रोसीजरल रूल्स थे, वो डिसाइड करना इस कमेटी का काम हुआ करता था। तो इनके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। देन यहाँ पे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी और इनके भी जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारी 8 मेजर कमेटीज़ थी और इन मेजर कमेटीज़ ने हमारे आगे हमारा देश कैसे चलना चाहिए वो डिसाइड किया था, ये इनकी जिम्मेदारी थी। देन अब हम देखेंगे माइनर कमेटीज़ जो बनाई गई थी। तो माइनर कमेटीज़ में क्या था, हम फिनेंस देखेंगे। फिनेंस और स्टाफ कमेटी जो थी वो थी हमारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन थी हमारी एक क्रेडेंशियल कमेटी थी और इसके चेयरमैन थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या होने चाहिए, तो ये कमेटी हमारी डिसाइड करेगी। देन थी हाउस कमेटी। तो हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे P पित्ताभाई सीतारमन। तो ये जो थी हाउस कमेटी ये हमारे हाउसेस को डिसाइड करेगी, हमारी गवर्नमेंट में हाउसेस जो रहेंगे, जो आज हम देखते हैं लोअर हाउस अपर हाउस, जो उनकी वर्किंग कैसे चलनी चाहिए, तो ये यहाँ पे उनको देखने का यहाँ पे जिम्मेदारी थी। देन थी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। तो ये अंडर KM मुंशी बनाई गई थी, यहाँ पे इनके चेयरमैन थे KM मुंशी। देन थी एक नेशनल फ्लैग पे एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी। तो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है ये। देन उसके बाद है कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या फंक्शन रहेगा ये डिसाइड करेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या फंक्शंस होने चाहिए और इनके चेयरमैन थे GV मावलंकर। देन उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी ऑन सुप्रीम कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग्स क्या रहेंगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कैसे वर्क करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो इसके लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी और इनके जो चेयरमैन थे वो थे S वरदाचारी। और यहाँ पे ये जो थे S वरदाचारी ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट मेंबर हुआ करते थे। देन उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इसके चेयरमैन थे P पत्ताभाई सीतारमन। तो कमिश्नर प्रोविंसेस क्या हुआ करते थे, तो आज जैसे हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं वैसे ही पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो देन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल प्रोविंसेस पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि हमारे संविधान बनाने में क्या खर्चा आना चाहिए, क्या फाइनेंशियल प्रोविजंस होने चाहिए, तो ये इस एक्सपर्ट कमेटी का यहाँ पे जिम्मेदारी थी, इनका काम था। और इसके चेयरमैन थे नलिनी रंजन सरकार और ये भी क्या है असेंबली मेंबर नहीं थे,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे ये, और ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स हुआ करते थे। देन उसके बाद एक कमीशन बनाया गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस पे, जो जिसके चेयरमैन थे SK धार। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमीशन था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे जो स्टेट बनाए गए थे वो किस बेसिस पे उनको बनाया जाएगा, ये यहाँ पे डिसाइड करने का इनका काम था। यानी कि हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाने चाहिए या नहीं, तो ये इस कमेटी को डिसाइड करना था। देन उसके बाद एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था बाय ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उसको एग्जामाइन करने का जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद एक प्रेस गैलरी कमेटी बनाई गई थी, और इसके जो चेयरमैन थी वो थी उषा नाथ सेन। तो बेसिकली जो प्रेस गैलरी कमेटी हुआ करती थी, ये ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि स्टाफ हुआ करता था, और इनका काम था जो पार्लियामेंट हाउस में क्या चल रहा है उसको पब्लिश करना, और उसको कलेक्ट करके न्यूज़पेपर में पब्लिश करना। तो क्या प्रोविजंस रहने चाहिए प्रेस गैलरी के लिए, तो यहाँ पे ये डिसाइड करने का काम इस कमेटी का हुआ करता था। देन उसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी सिटीजनशिप पे, यानी कि हमारी सिटीजनशिप में क्या क्लॉजेज रहने चाहिए, तो ये इनके चेयरमैन थे S वरदाचारी। तो सिटीजनशिप से जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस थे वो यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेजर कमिटीज़ हमारी 8 हो चुकी हैं, माइनर कमिटीज़ हमने देख ली हैं। देन उसके बाद हम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने हमें अपना संविधान दिया। जो आज हम देखते हैं हमारा संविधान जो आया है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू ही आया है, उन्हीं ने हमको हमारा संविधान बना के दिया था, और जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या है, टोटल 7 मेंबर्स थे, और अदर मेंबर्स में थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी। दैन उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, देन N माधव राव थे, और इन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्रा को। तो पहले क्या है, BL मित्रा हुआ करते थे कमेटी में, बट इनको रिप्लेस करके N माधव राव बने मेंबर, और इन्होंने क्या है, BL मित्रा को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन्होंने रिज़ाइन ले लिया था कमेटी से। देन उसके बाद थे TT कृष्णामाचारी, और इन्होंने क्या है, DP खेतान को रिप्लेस किया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। उसके बाद क्या है, TT कृष्णामाचारी ने इनको रिप्लेस कर दिया था। तो टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो यहाँ पे क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसको 29 अगस्त 1947 में बनाया गया था, और इसका काम था टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को ड्राफ्ट करना, इसका काम हुआ करता था ड्राफ्टिंग कमेटी का। देन उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो थे BN राव। BN राव जो थे वो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की तरह हमको गाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रखने चाहिए हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में, ये हमको बताएंगे। देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो चेयरमैन बने थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इनको हम क्या है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट हुए थे इंटरिम गवर्नमेंट में, ये हम पहले ही देख चुके थे। देन ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है सबमिट की थी अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 में। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारा एक ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है, यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और फर्स्ट ड्राफ्ट जो था उसको पब्लिश किया गया था 21 फरवरी 1948 में। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट का मतलब क्या रहेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्लॉज रहने चाहिए, क्या प्रोविजंस रहने चाहिए, उसका एक पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो हमारा 21 फरवरी 1948 में पब्लिश किया गया था। देन आफ्टर 8 मंथ्स के बाद क्या था, सेकेंड ड्राफ्ट को यहाँ पे पब्लिश किया गया था ऑन अक्टूबर 1948 में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेकेंड ड्राफ्ट आके तैयार हुआ।
तो सेकंड ड्राफ्ट में 8 मंथ्स लगे थे टोटल टाइम, यहाँ पे 8 मंथ्स लगे थे। फर्स्ट ड्राफ्ट जो हमारा तैयार किया गया था उसमें क्या है चेंजेस लाए गए थे कि पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, फिर उसमें क्या है कुछ क्लॉजेज हटाए गए होंगे, कुछ क्लॉजेज डाले गए होंगे। देन उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट हमारा तैयार किया गया और ये पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 में। देन उसके बाद जो हमारा सेकेंड ड्राफ्ट था इसमें क्या है कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ क्लॉज लाए गए होंगे, कुछ क्लॉजेज हटाए गए होंगे। देन उसके बाद सेकेंड ड्राफ्ट के बाद थर्ड ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और इसको पब्लिश करते हैं हम 4 नवंबर 1948 में। तो 4 नवंबर 1948 को हमारा फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया था और ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फाइनल ड्राफ्ट था। देन उसके बाद 4 नवंबर 1948 को ही क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग जो थी ड्राफ्ट की वो स्टार्ट की गई और ये 9 नवंबर 1948 तक ये हमारी फर्स्ट रीडिंग चली हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। देन उसके बाद सेकंड रीडिंग थी हमारी ड्राफ्ट की। तो सेकंड रीडिंग जो थी 15 नवंबर से लेके हमारी 17 अक्टूबर 1949 तक रही। तो ये हमारी सेकंड रीडिंग थी। इसमें क्या था सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको डिस्कस किया गया और क्या प्रोविजंस थे सारे क्लॉज बाय क्लॉज पढ़े गए, उन पे डिबेट्स हुई। देन उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस किए गए। तो ये हमारा सेकंड रीडिंग में किया गया, यानी कि ड्राफ्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए वो इन रीडिंग्स के थ्रू अमेंडमेंट्स किए गए। देन उसके बाद क्या था थर्ड रीडिंग थी हमारी। तो थर्ड रीडिंग थी 14 नवंबर 1949 में की गई थी। तो 14 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमारी जो रीडिंग्स थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि जो अमेंडमेंट्स थे, जो प्रोविजंस लाने थे या जो प्रोविजंस अमेंड करके हटाने थे वो सारा प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका था। यानी कि अब हमको यहाँ पे एक फाइनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ हमको मिल चुका था। अब क्या है इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है पास करवाने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पास कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये पास किया जाता है 284 मेंबर्स के थ्रू। यहाँ पे टोटल 299 जो मेंबर्स थे उनमें से क्या था 284 मेंबर्स थे वो उस दिन यहाँ पे प्रेजेंट थे और 284 मेंबर्स ने हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था। देन उसके बाद 26 नवंबर 1949 यही वो दिन होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब क्या है यहाँ पे जब अडॉप्ट कर लिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होता है, देन 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स होते हैं। तो ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। देन उसके बाद क्या है 26 जनवरी 1950 आता है और ये वो दिन था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन्फोर्स किया गया था या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कमेंस किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और कुछ प्रोविज़न्स थे वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए गए थे, यानी कि इसी दिन इन्फोर्स कर दिए गए थे। बाकी का जो रिमेनिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। तो यही वो दिन होता है 26 जनवरी 1950, ये डेट ऑफ कमेंसमेंट इसको बोला जाता है और इसी दिन हम अपना रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। तो इस डेट का क्या है एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है क्योंकि 1929 दिसंबर में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। इस लाहौर सेशन में क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो दिसंबर 1920 में
पास होता है। और पास होने के बाद क्या है, और इसी सेशन में क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है कांग्रेस का। तो यहाँ पे क्या है, अब रेजोल्यूशन पास हो गया है पूर्ण स्वराज का। देन उसके बाद क्या है, इसी दिन क्या होता है, 1929 दिसंबर में ही क्या होता है, तिरंगा को यानी कि हमारे फ्लैग को यहाँ पे अनफ्लग किया जाता है, यानी कि जो तिरंगा है उसको लहराया जाता है पहली बार। तो पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन था उसके पास होने पे। देन उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1930 आता है, और इस दिन को क्या है, पूर्ण स्वराज डे की तरह हम इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 1929 में क्या होता है, लाहौर सेशन में हम पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास करते हैं। तो इसी दिन हम तय करते हैं कि हमारा जो पूर्ण स्वराज डे रहेगा वो रहेगा 26 जनवरी। तो इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो हैं 26 जनवरी जो है हमारा रिपब्लिक डे होता है, और यही वो दिन होता है जब हम अपना चूज़ करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने का, यानी कि कमेंसमेंट करने का, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी। देन उसके बाद क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन पे वो होता है 64 लाख। ये फैक्ट है, कभी पूछ लिया जा सकता है, आई थिंक किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पे एक्सपेंडिचर हुआ था वो हुआ था 64 लैक्स। तो यहाँ पे क्या है, हमारी कमिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा संविधान बनाया गया था तो वहाँ पे क्या है, कई सारे प्रोविजंस जो थे अलग अलग कंट्री से हमने अडॉप्ट किए थे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो वहाँ से भी कई सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि हमारा संविधान जो बनाया था हमने वो कहाँ कहाँ से, उसका सोर्स क्या था, हमने कहाँ से क्या चीज़ अडॉप्ट की थी, किस कंट्री से क्या चीज़ अडॉप्ट की थी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।